गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएम डिग्री कॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा बनाए गए सही वीडियोस पूरी तरह से देख रहे होंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वह है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो गोली दर्पण होते हैं उनके उपयोग कहाँ होते हैं और उपयोग कैसे होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो गोली दर्पण होते हैं इनके उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो गोली दर्पण जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण का चित्र ये यहाँ पर दिया गया है, ये इस तरह का होता है, और उत्तल दर्पण का चित्र ये नीचे दिया गया है। अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम घरों में सामान्य, जैसे जो हमारे घरों में शीशे होते हैं, दर्पण होते हैं जिनमें अपना चेहरा देखते हैं, या शेविंग दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, तो वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। या आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, यह कान है, नाक है, गला है, मुंह है, इसके अंदर कुछ लेंस डाल के देखते हैं। तो ये लेंस किसके होते हैं? ये भी अवतल दर्पण के ही बने होते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण जो है वो इनका उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, और बल्ब से चली गई जो किरणें होती हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर के अभिसारी हो जाती हैं या कन्वर्जेंट हो जाती हैं और मेज से थोड़े से क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचा पाती हैं। तो इसका उपयोग हम टेबल लैंपों में करते हैं अवतल दर्पण का। इसके अलावा जैसे आपका इनका प्रयोग जो है मोटर कार हैं, रेल के इंजन हैं, स्टीमर हैं, या सर्च लाइट लैंपें हैं, इनके जो परावर्तक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लैंप के जो मुख्य फोकस पर इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, और परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है और ये बहुत ही तीव्र और चमकीला दिखाई देता है। तो इसका प्रयोग हम बहुत ही लाइटों में और इस तरह के चीज़ों में करते हैं। तो ये बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आइए जानते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गली और बाज़ारों में जो आपके लगे होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, और लैंपों प्रकाश ऊपर से परावर्तित होकर के अपसारी कण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम के रूप में चलता है, और यह गली और सड़क के काफ़ी क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है, फैला देता है। तो इसका उपयोग हम इसमें करते हैं। दूसरा प्रयोग इसका जो मुख्य इसमें है कि मोटर कारों में ड्राइवर जो होते हैं उनके जो सीट के पास लगा रहता है एक शीशा साइड का, तो इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाली सभी व्यक्तियों और गाड़ियों का प्रतिबिंब अपने उसमें साइड जो शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसमें देख पाता है। वो क्यों देख पाता है? क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है आकार में छोटे और सीधे होते हैं, इसलिए उन्हें वो आसानी से देख पाता है। और इसी काम के लिए समतल दर्पण का भी उपयोग किया जा सकता है, परंतु उत्तल दर्पण का लाभ यह है कि इसके द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अर्थात इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, दृष्टि क्षेत्र है, वो समतल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा होता है। तो यह इनके हो गए कि इनके उपयोग कहाँ होते हैं, और इन दोनों दर्पणों में अंतर भी आपको पता हो गया होगा क्या होता है। तो उत्तल और अवतल दर्पण में एक विशेष अंतर है, क्योंकि वो अवतल दर्पण जो होते हैं वो किनारों पर कैसे होते हैं, वो मोटे होते हैं। जो इनके किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं। जबकि अब उत्तल दर्पण के किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। इस बीच में मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, ये मोटा होता है, और किनारों पर पतला होता है। जबकि अवतल दर्पण बीच में कैसा होता है, पतला, और किनारों पर ये मोटा होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है, और इनके उपयोग के बारे में आप जान चुके हैं।
आगे मैं जो आपको बताना चाहता था वो एक टॉपिक छोटा सा छूट गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है कौन सी है, OA प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम आपका है कांच और विरल माध्यम है आपका वायु। तो ये जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब ये जाती है तो इसका एक छोटा भाग कौन सा, AC कैसा हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है, और अधिकांश भाग इसका A भी कैसा होता है, अपरिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण AB जो है वो अविलंब से दूर हट जाती है, और इस दशा में अपवर्तन कोण जो है R है वो आपतन कोण I से कैसा होता है, बड़ा हो जाता है। I इज लेस देन R। जो आपका I है आपतन कोण वो अपवर्तन कोण R से कैसा होता है, छोटा होता है। अब दूसरे चित्र पर थोड़ा सा गौर करें कि अब यदि आपतन कोण का जो है मान है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। अपवर्तन कोण भी कैसा होगा, वो बढ़ता जाएगा, और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, इसी को ही बोलते हैं क्रांतिक कोण, और इसे हम जो है C से प्रदर्शित करते हैं। अतः क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 अंश होगा या होता है। अब यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और अधिक कर दिया, तो क्या हुआ, तो जो है प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जा पाता। विरल माध्यम जो आपका वायु है यहाँ पर बिल्कुल नहीं जा पाता, और सघन माध्यम में ही कैसा होता है, यह संपूर्ण जो है परावर्तित हो जाता है। वह संपूर्ण प्रकाश जो है अपने सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश जो कि सघन माध्यम में आया और सघन माध्यम में ही पूरा परावर्तित हो गया, विरल माध्यम में नहीं आ पाया, तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन जो है बिल्कुल नहीं होता है, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है, और किसी पृष्ठ से जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत कैसा होता है, चमकने लगता है, वह भाग बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। तो इस प्रकार से पूर्ण परावर्तन केवल तभी संभव होता है जब कि इसकी 2 शर्तें पूरी होती हों। कौन कौन सी 2 शर्तें, इसकी जो 2 शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं। पहली शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये इसकी 2 शर्तें हो गई। अब हम इसी में एक बात और जान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो जैसे नंबर 1 हम देखते हैं कि जल में जो परख नली होती है वो बहुत ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है। जो हम किसी एक जल में, एक बीकर में एक हम परख नली को डालते हैं जब, तो कैसी होती है, वो हमें बहुत अधिक कैसी चमकीली दिखाई देती है। हम जब देखेंगे उसे अपनी आँखों से ऊपर से, जब हम उसे देखते हैं यहाँ से, तो हमें वो कैसी दिखाई देगी,
वो हमें बहुत अधिक कैसी चमकीली दिखाई देती है, ये चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसका ये क्यों दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब हम इसमें क्या होगा, पर्सनली जल में जब डालते हैं तो जो कांच है, कांच जल के लिए कैसा होगा, इसका क्रांतिक कोण और कांच वायु के जो क्रांतिक कोण से बहुत कैसा होगा, बड़ा होगा। और इस स्थिति में प्रकाश पूर्ण परावर्तन जो है वो, तो प्रकाश जो है वो नली के भीतर वायु में नहीं जाता है, बल्कि नली की दीवारों पर पूर्ण परावर्तित होकर आँख में पहुंचने लगता है और हमें नली जो है कैसी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगती है। तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में प्रयोग है। दूसरा इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि जैसे कांच में दरार अगर पड़ जाए तो वो बहुत ही चमकती हुई दिखाई देती है, तो इसका भी वही कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरी एक और बात है कि अगर कालिख पुते गोले का जल में चमकना, किसी गोले पर अगर हम कालिख पोत दें और उसे जल में डुबो दें तो वो चमकेगा बहुत। क्यों चमकेगा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इसका जो चौथा प्रयोग है वह है हीरे की चमक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हीरे की चमक। तो हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, केवल 24 डिग्री ही होता है। और जब बाहर का प्रकाश किसी तरासे हुए हीरे में पहुंचता है तो या प्रवेश करता है तो भीतर से विभिन्न तलों में, भीतर से ये विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण कितना होगा, 24 डिग्री आ जाएगा। किसी तल पर आपतन कोण कितना होगा, 24 डिग्री आ जाएगा या इससे कम हो जाता है, तभी प्रकाश हीरे से बाहर निकल पाता है। और इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ दिशाओं में ही बाहर निकल पाता है। और इन दिशाओं से देखने पर हीरा कैसा दिखाई देता है, वो बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है, एक प्रयोग है। और